चलिए बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। P, Q and R are partners in a partnership firm. R retires from the firm without giving public notice. देखिए बहुत साफ साफ बात कही है कि R ने रिटायरमेंट ली है विदाउट गिविंग पब्लिक नोटिस। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर रिटायरमेंट वाले सेक्शन को याद कर लेना चाहिए। रिटायरमेंट वाले सेक्शन को याद करने के लिए अपन ने वर्ड सोचा था एमेन। एमेन ठीक है ना। अपन ने स्टोरी कैसे बनाई थी कि जैसे अपन कोई प्रेयर करते हैं तो लास्ट में अपन एमेन बोलते हैं। वैसे ही कोई आदमी जब फॉर्म छोड़ के जाता है मतलब वो उसका लास्ट दिन होता है ना कंपनी में, कोई भी फॉर्म में, तो ऐसे अपन ने याद रखा था एमेन। तो एमेन के हिसाब से इसका सेक्शन नंबर क्या बनेगा, एम से बनेगा 3 और एन से बनेगा 2। तो सेक्शन नंबर 32 और एक्ट कौन सा चल रहा है, आईपीए 1932। इसके अंदर क्या लिखा है कि अगर कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तो उसे पब्लिक नोटिस देनी जरूरी है। तो सबसे पहले तो हमको यहीं पर यही बात पता चल जाती है कि इसने पब्लिक नोटिस नहीं दी है। इसका मतलब अगर इसने पब्लिक नोटिस नहीं दी है ना तो फर्म की जितनी भी लायबिलिटी होगी उसमें आर को भी हिस्सा लेना पड़ेगा। आर ये नहीं बोल सकता कि मैं तो रिटायर हो गया हूँ, क्योंकि आपने रिटायर तो हो गए पर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो आप लायबल होंगे। आगे क्या लिखा है, पी अप्रोच्ड एस एन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस ट्रेडर फॉर परचेज ऑफ 25 फैंस। मतलब पी कौन है, जो पार्टनर अभी भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पी और क्यू दोनों एग्जिस्ट करते थे। तो पी ने एक एस बंदे के पास गया और उसने बोला कि मुझे 25 पंखे चाहिए। ठीक है, पी इंट्रोड्यूस्ड ई एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म एज इज पार्टनर टू एस। देखो पी एक ये फर्म है, ठीक है, जिसमें दो मेन पार्टनर्स है पी और क्यू, और एक यहाँ पर आदमी है जो नौकरी करता है जिसका नाम है ई। अब पी ने जब एस के साथ बात करा था ना, एस कौन है, पंखे वाला। देखो मैंने यहाँ पे पंखा बना दिया, एस पंखे वाला है जिससे 25 पंखे मांगे गए थे। तो पी ने एस को क्या बोला कि देखो ये जो ई है ना वो हमारा पार्टनर है, और ई चुप रहा, ई ने करेक्ट नहीं किया। ठीक है, एस बिलीविंग ई एंड आर आर पार्टनर्स सप्लाई 25 फैंस टू द फर्म ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब एस ने इस फर्म को 25 पंखे दे दिए, पर एस के मन में क्या चल रहा था कि देखो पी और क्यू तो पार्टनर है, आर भी पार्टनर है। कैसे पता चलेगा एस को, एस को थोड़ी पता चलेगा कि आर रिटायर हो गया है। आर को, एस को कैसे पता चलेगा, जब तक आर पब्लिक नोटिस नहीं देगा तो बाहर वालों को तो पता चलेगा ही नहीं ना कि वो रिटायर हो गया है। तो एस की नजरों में तो आर भी पार्टनर है, दूसरा ई भी पार्टनर है, क्योंकि पी ने एस को क्या बोला था कि देखो ई हमारा पार्टनर है। तो एस को कैसे पता चलेगा कि ई पार्टनर नहीं, ई तो यहाँ पर नौकरी करता है। तो एस की नज़रों में ये 4 पार्टनर्स थे, और उसने सोचा कि ठीक है 4 पार्टनर्स है तो मेरा पैसा तो वापस आ ही जाएगा, किसी ना किसी से तो मांग ही लूंगा। तो उसने 25 फैन उधार में दे दिए, उसने 25 फैन उधार में दे दिए। एस डिड नॉट रिसीव द पेमेंट फॉर द फैंस इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द क्रेडिट पीरियड। सीधी बात है, सपोज करो 30 डेज का क्रेडिट पीरियड था, इसका मतलब 30 दिन के बाद पेमेंट करना था, पर एस को 30 दिन के बाद पेमेंट नहीं मिला। एडवाइस एस फ्रॉम whom he can recover the payment as per the provisions of the Indian Partnership Act। अपने को बताना है कि S किससे पैसा ले सकता है, P और Q से ले सकता है, P, Q और E से ले सकता है, या P, Q, R और E सबसे ले सकता है। ठीक है, तो चलो सिस्टमेटिकली एक एक करके अपन देखते हैं क्या क्या इसमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले सेक्शन 2 बताना पड़ेगा, जिसमें एमएन रेफरेंस, मतलब ये आपको ऑब्वियसली एग्जाम में एमएन नहीं लिखना है, ये एक सेक्शन नंबर याद रखने के लिए, जिसकी हेडिंग है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें साफ साफ लिखा है कि पब्लिक नोटिस मस्ट बी गिवन। अगर पब्लिक नोटिस नहीं दी है ना तो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो लायबल होगा। ठीक है, तो इस केस में अगर यहाँ पे P, Q, R और E लिख देते, देखो P और Q तो एग्जिस्टिंग पार्टनर है तो वो तो लायबल होंगे। जहां तक बात है R की, तो सेक्शन 32 बोलता है कि R भी लायबल होगा क्योंकि उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। अब जहां तक E की बात है तो एक सेक्शन था पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, जिसमें ऐसा था कि अगर मैं किसी को पार्टनर बोल रहा हूं और सामने वाला मना नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर स्टॉपल लग जाएगा। अपन ने स्टॉपल वाला एक वर्ड पढ़ा था। स्टॉपल मतलब कि अब आप नहीं कर सकते, अब आप मना नहीं कर सकते। स्टॉपल मतलब कि मना नहीं करने दिया जाएगा। मतलब अगर मैंने सपोज करो सुरेश को कहा कि देखो रानी मेरी पार्टनर है, और रानी सुन रही थी, रानी मेरी पार्टनर नहीं थी और रानी ने मना नहीं किया, तो जब लायबिलिटी आएगी ना तो रानी के ऊपर स्टॉपल लग जाएगा, रानी मना नहीं कर सकती। तो ऐसा उस सेक्शन का नंबर क्या था, तो अपन ने इसमें स्टोरी ऐसी बनाई थी कि मैंने अपने नेफ्यू को
मैंने अपने नेफ्यू को पार्टनर की तरह बताया, सिर्फ याद रखने के लिए अपन ने किया था। तो इसका सेक्शन नंबर क्या बनेगा, एन, एन से बनेगा 2 और PH से बनेगा 8। सो सेक्शन नंबर 28। तो अपन को सेक्शन नंबर 28 कोड करना पड़ेगा, जिसका हेडिंग है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, जिसमें लिखा है इफ अ मैन अलाउज अदर्स टू होल्ड हिम एज अ पार्टनर। मतलब कि जैसे अपने केस में क्या था, ई ने अलाउ किया अदर मतलब पी को, ई ने अलाउ किया पी को टू होल्ड हिम एज अ पार्टनर। पी सबको क्या बोल रहा था कि ई मेरा पार्टनर है और ई ऐसा बोलने के लिए अलाउ कर रहा था, देन ही इज लायबल लाइक अ पार्टनर। यहाँ पे ही कौन हो गया, ई की बात कर रहे हैं, तो फिर ई लायबल हो जाएगा। अगर ई को लायबिलिटी नहीं चाहिए थी तो उसको तुरंत ही मना करना चाहिए। जब पी पूरे गांव में सबके सामने ई को एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस कर रहा था, वो भी ई के सामने, तो उसी समय ई को सब रोक देना चाहिए था और सबको क्लियर कर देना चाहिए था कि देखो भाई मैं तो पार्टनर नहीं हूँ। पर अगर ई अलाउ कर रहा है तो फिर वो लायबल भी होगा लाइक अ पार्टनर। सो बेसिकली इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा कि ई भी लायबल हो जाएगा अपने केस में, यहाँ पे ई भी लायबल। सो आंसर क्या निकलेगा, पी क्यू आर और ई ऑल विल बी लायबल। आर के लिए अपने देंगे सेक्शन 32 का रेफरेंस और ई के लिए देंगे सेक्शन 28 का रेफरेंस। अच्छा क्वेश्चन था, 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसके प्रोविजंस को मेंशन करो। देखो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली मैंने आपको लेंथ का भी जजमेंट दे रखा है कि आपको लगभग 1.5 पेज भरने हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रोविजंस लिखने के, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने के और फिर कंक्लूजन लिखने का, ठीक है ना। तो अच्छे से आपका ये पेज यहाँ तक भर जाएगा। इसका स्टैंडर्ड आंसर भी देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा।